स्कूल गए पढ़ने के लिए? नहीं, पढ़ने नहीं गए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। शायद आपको आज इन सवालों के जवाब पता हों, पर 1960 के भारत की कहानी कुछ और ही थी। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो सबसे ज़रूरी है और फिर भी हम में से ज़्यादातर उसका जवाब देना भूल जाते हैं। भारत का असली स्वरूप क्या था? क्या ये देश सिर्फ 1947 में बना, या ये हजारों साल पुरानी एक चेतना है? तो आइए आज एक झलक डालते हैं। भारत कोई नया राष्ट्र नहीं है। ये उस सभ्यता का नाम है जिसकी जड़ें सिंधु घाटी से भी पहले की हैं, जिनकी सांस्कृतिक धारा वेदों से होती हुई आज तक बहती आ रही है। लेकिन हर युग में भारत नए रूप में सामने आता है। 1947 में भारत ने उपनिवेशवाद की बेड़ियां तोड़ी और 1947 तक पहुंचते पहुंचते वो भारत जो गुलामी से उभरा था, एक बार फिर नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने लगा था। आज हम उस दौर में झांकेंगे जब भारत ने दुनिया को बताना शुरू किया कि अब वह केवल सहन करने वाला नहीं, अपने भाग्य को खुद गढ़ने वाला राष्ट्र है। यह कहानी है उस भारत की जो कठिनाइयों से घिरा था लेकिन हार मानना नहीं जानता था। 1967 आजादी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन देश अभी भी अपनी रीस सीधी करने की कोशिश कर रहा था। किसानों की हड्डियां सीधी थीं, लेकिन जमीन अब भी सूखी थी। नौजवान पढ़े लिखे थे, लेकिन नौकरी कहाँ थी? ये वो साल था जब भारत ने सोचना शुरू किया कि अब हमें दौड़ना है। नहरें अब पीछे नहीं, आगे देखने लगी थी। पंचवर्षीय योजनाओं का तीसरा चरण चल रहा था। हरित क्रांति के शुरुआती कदम लिए जा चुके थे और पहली बार देश के अलग अलग हिस्सों में योजनाएं पहुंचने लगी थी, मगर जमीन पर इनका असर सीमित ही था। सोचिए, एक ऐसा युवा जो 1947 में पैदा हुआ हो, देश के साथ साथ बड़ा हुआ हो। जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन वो भी अब 1967 में वो 20 साल का है। कुछ पूछिए उससे सपनों के बारे में, देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। 1967 का देश ने गुलामी के जख्मों को सीने में छुपाकर विकास की राह पकड़ ली थी। लोगों के पास बहुत कुछ नहीं था, मगर जो था उसमें वो उम्मीद पाते थे। घर में रोटियां कम थीं, बच्चे ज्यादा, सपने बड़े थे लेकिन साधन छोटे। फिर भी हर आंख में चमक थी, हर दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने 1947 में जन्मे युवाओं से पूछा, आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना, हम जो काम कर सके। सपना था एक सरकारी नौकरी, 2 वक्त की रोटी और बच्चों का स्कूल में दाखिला। यही युवा पीढ़ी थी जो सिनेमा, संगीत, राजनीति और तकनीकी क्रांति के शुरुआती बीज बो रही थी। कहीं रफ़ी लता के गीतों में उनका प्रेम था, तो कहीं नुक्कों पर राजनीतिक बहसों में उनकी चेतना। शहरों में फैक्ट्रियां लग रही थीं, लेकिन गांवों में बिजली अभी भी सपना थी। एक तरफ स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, दूसरी तरफ गांवों में लोग आज भी अक्षर नहीं पहचानते थे। शहरों में फिल्में हाउसफुल हो रही थी, गांवों में मेला ही सिनेमा था, लेकिन दोनों ही जगह लोग भारत को बेहतर बनाना चाहते थे। ये 2 भारत नहीं थे, ये एक ही भारत के 2 संघर्ष थे। गांव की महिलाएं आज भी मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां सेंक रही थीं और शहरों में नए नए रेडियो बज रहे थे, मगर सभी की आंखों में वही एक सपना, अपने बच्चों को बेहतर कल देना। आज हम वॉशिंग मशीन, मोबाइल और मेट्रो की बात करते हैं। 1967 में लोगों की नीड्स छोटी थीं, एक कमीज, एक चप्पल, एक सपना। किसान की नीड थी एक बैल और थोड़ा पानी। छात्र की नीड एक किताब और थोड़ी रोशनी। माँ की नीड एक बार खाना पक जाए और बच्चे भूखे न रहें। ये भारत कम संसाधनों का भारत था। हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए। लेकिन भारी आत्मबल का एक मजदूर की बेटी जो दिन भर लकियां बीनती थी, रात को लालटेन में पती थी। एक लड़का जो दिन भर खेत में हल चलाता, लेकिन दिमाग में विज्ञान के सवाल लेकर जीता था। मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए। 1967 का युवा कोई अंधा राष्ट्रवादी नहीं था। वो देश से प्यार करता था, लेकिन सवाल भी करता था। वो पूछता था, क्यों हम गरीब हैं? क्यों रिश्वत देनी पड़ती है? क्यों गांव में स्कूल नहीं है? किसी ने कहा, मैं भारत के लिए जान दूंगा। किसी ने कहा, पहले भारत हमें जिए तो दे। यही भारत था जहां विरोध भी था और बलिदान भी। यही लोकतंत्र का असली स्वाद था। नेहरू और शास्त्री की मृत्यु के बाद देश अनिश्चितता में था और युवा इस अनिश्चितता से सवाल कर रहा था। मैं एक सरकारी नौकरी देखूंगा, अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो मैं आर्मी में चला जाऊंगा। वैसे जी मैं एक अच्छे किस्म का फैक्ट्री फिटर बनना चाहता हूँ। अब आगे कौन
किस दिशा में देश जाएगा। शिक्षा थी लेकिन अधूरी, स्कूल थे लेकिन शिक्षक कम, डिग्री थी लेकिन कौशल नहीं, रोजगार का मतलब था सरकारी नौकरी या सेना। बाकी युवा क्या करें? देखिए, हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकती। ये किसी को नहीं पता था। अस्पताल थे लेकिन शहरों में, गांवों में झोला छाप ही भगवान था। बीमारियां गिनने से ज्यादा मार रही थीं, लेकिन हौसला वो जिंदा था। डॉक्टर की फीस नहीं होती थी मगर दवा भी नहीं होती थी। शहरों में वह अस्पताल बन रहे थे मगर गांवों में टीबी का मरीज सिर्फ नीम के पत्तों पर जिंदा रहता था। उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी बढ़ती जनसंख्या। हर घर में 5 बच्चे होना सामान्य बात थी। हम घर में 13 मर्द, हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब। 9 भाई बहन, 1-2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक बहन इतनी बड़ी, एक बहन इतनी बड़ी थी। बच्चों के लिए न स्कूल था, न इलाज, न भविष्य की गारंटी। बाल विवाह आम थे। 12 साल की उम्र में बेटियां ससुराल चली जाती थीं और फिर एक माँ बनकर लौटती थीं जब खुद बच्ची थी। मगर ये पी ही वो थी जिसने भारत के भविष्य को आगे बढ़ाया। 1967 का भारत जख्मी था लेकिन जागरूक था। वो जानता था कि उसे बदलना है। डैम बन रहे थे, ट्रैक्टर आ रहे थे, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही थी, नेता बदल रहे थे। जनता अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, अब सवाल कर रही थी। यही असली लोकतंत्र था। इंदिरा गांधी के आने से महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय शुरू हुआ। महिलाएं सिर्फ घर नहीं, अब मोर्चा भी संभाल रही थी। 1967 का भारत एक आईना है जिसमें हमें अपना अतीत भी दिखता है और भविष्य की राह भी। तो बताइए, अगर आपको एक मौका मिले तो क्या आप 1967 के भारत में जीना चाहेंगे? वो भारत जो सीधा था, सच्चा था। स्कूल गए पढ़ने के लिए? ये पढ़ने नहीं गया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? जो जितनी मेहनत करता था उतनी रोटी कमाता था। रोजगार नहीं था मगर श्रम को इज्जत थी। गांव में डॉक्टर मिलना मुश्किल था, झोला छाप इलाज ही सहारा था। पोलियो, मलेरिया और टीबी जैसे रोग लोगों की जिंदगी निगल रहे थे और जब बारिश नहीं होती थी खेत सूख जाते थे। फिर अमेरिका से पील 480 के तहत गेहूं मंगवाना पड़ता था। गरीबी सिर्फ आंकड़ों में नहीं थी, वो माँ के आंसुओं में थी जो बच्चे को भूखा सोता देखती थी। आज का भारत तेज है, भागता हुआ। इंटरनेट की रफ्तार जितना तेज और सपनों की कीमत भी उतनी ही ज्यादा। यहाँ युवा स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और उसी वक्त किसी गांव की लड़की आज भी स्कूल के गेट पर ही रुक जाती है। एक बच्चा आज कोडिंग सीखकर अमेरिका की कंपनी में काम करता है लेकिन उसका छोटा भाई बेरोजगारी से जूझ रहा होता है। ये विरोधाभास ही आज के भारत की असली तस्वीर है, जहां एक मोबाइल से दुनिया बदल रही है लेकिन उसी मोबाइल से नफरत और भ्रम भी फैलता है। जहां एक तरफ स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जहां एक तरफ लड़कियां उड़ान भर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं दहेज में जली एक बेटी की खबर भी आती है। लेकिन रुकिए, क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, आज का भारत सिर्फ आंकड़ों और ग्राफिक्स का देश नहीं है। ये उस माँ का देश है जो अपने बेटे को पहली बार कॉलेज भेजती है। उस लड़की का देश है जो इंजीनियरिंग क्लास में अकेली लड़की है लेकिन हिम्मत से भरी है। उस बुजुर्ग का देश है जो पहली बार ऑनलाइन राशन मंगाकर गर्व से मुस्कुराता है। ये वो भारत है जो अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने के लिए लड़ता है। तो हाँ, भारत बदल रहा है। हर दिन, हर सांस में चुनौतियां हैं लेकिन हिम्मत उससे बड़ी है। समस्याएं हैं लेकिन समाधान की भूख उससे भी ज्यादा है। शायद यही वो बात है जो आज के भारत को खास बनाती है कि यहाँ संघर्ष अभी भी है लेकिन संघर्ष छोड़ देने का कोई विकल्प नहीं। अगर आपने 1967 का भारत देखा है तो आज के भारत की ताकत को महसूस करिए। और अगर आप 2025 में जी रहे हैं तो ये मत भूलिए, आप ही उस भारत की कहानी है जो इतिहास में सुनाई जाएगी। अगर आपको हमारी ये कहानी और इसका साइंस अच्छा लगा तो हमारे चैनल IITN ज्ञान 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें न सिर्फ सपोर्ट देगा बल्कि हर दिन और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन भी देगा।